बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट ईयर की बुक से ही है ये चीज़ें, और इसमें मैंने कुछ डायग्राम्स ऐड की हुई हैं मज़ीद क्लैरिटी के लिए। एक तो इनकी प्रॉपर्टी है कि ये इनकी शेप जो है वो डेफिनेट थ्री डायमेंशनल एक पैटर्न होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स का। ठीक है, वो डेफिनेशन के अंदर ही चीज़ आ गई। सो उसको मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज को सिनोनिम इसका ब्रेकेज भी है, और प्लेन कहते हैं टू डायमेंशनल सरफेस को प्लेन बोला जाता है। तो टू डायमेंशनल मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे फर्श की सरफेस है, या जैसे पेपर की सरफेस है, जैसे बोर्ड की सरफेस है, जैसे दीवार की सरफेस है, दैट दीज सरफेसेस आर कॉल्ड प्लेन्स। लाइन और प्लेन में ये फर्क है कि लाइन जस्ट वन एक्सिस पर होती है और प्लेन टू एक्सिस में होती है। टू एक्सिस को डिफाइन किया जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लीवेज प्लेन्स क्या होंगी? ये वो प्लेन्स हैं जिनके अलोंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ब्रेक होते हैं। ये सपोज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये इसके पार्टिकल्स मौजूद हैं, एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स। तीन तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम, आइंस या मॉलिक्यूल। ये एक खास अरेंजमेंट में आपको नजर आ रहा है। जब भी हम इसको ब्रेक करेंगे, सपोज इस तरफ से फोर्स लगाते हैं, इस पे इस तरफ से लगाते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पे इकट्ठी फोर्स लगती है। तो ये दोनों जो लेयर हैं ये आगे स्लिप हो जाती हैं, और जो नीचे वाली लेयर है ये इतनी बड़ी, ये पीछे रह जाती है। तो इस तरह इसके आगे जाने से जो सॉलिड है वो हमारा टूट जाता है। लेकिन ये ब्रेकेज एक खास प्लेन में होती है, यानी इस प्लेन में होगी, सीधी सी। ऐसे ऐसे भी नहीं होगी, कोई और तरीका नहीं होगा। इस तरह से ब्रेकेज होगी कि जैसे इन जो पॉइंट्स हैं, जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, इन ब्रेकेज होगी। और ये ब्रेकेज जैसे मैंने पहले बताया एक खास प्लेन में होती है। ठीक है, तो वो प्लेन बिल्कुल सीधी होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से टूटा फिर इधर से टूटा फिर इधर से टूटा फिर इधर से टूटा, ऐसा नहीं है। एक खास प्लेन में ब्रेकेज होगी, सीधी प्लेन में ब्रेकेज होगी। और जरूरी नहीं इधर इधर से भी हो सकती है। आप यहाँ से फोर्स लगाएं, ऊपर से लगाएं, ऐसे इन दो पॉइंट्स, तो ये दोनों लेयर्स स्लिप हो जाएंगी और बाकी लेयर्स पीछे रह जाएंगी। तो फिर क्लीवेज प्लेन ये हो जाएगी, ये वाली सीधी। ठीक, तो किसी भी प्लेन के अलोंग ये ब्रेक हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेट प्लेन होती है। और ये क्लीवेज प्लेन एक दूसरे के साथ खास एंगल्स बनाती हैं। एग्जाम्पल ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि मैं ऊपर से फोर्स लगाता हूँ, इन दोनों layers पर फोर्स लगाता हूँ, तो ये दोनों लेयर्स नीचे को हो जाएंगी और ये layer जगह पर कायम रहेंगी। तो यहाँ से क्रिस्टल टूट जाएगी। तो क्लीवेज प्लेन ये वाली होगी जहां पर मैं कर्सर मूव करवा रहा हूँ। पहले प्लेन ये वाली, अब क्लीवेज प्लेन ये वाली है। प्लेन में खास एंगल है 90 का। ठीक, तो जरूरी नहीं 90 का ही एंगल हो,
एंगल कोई भी हो सकता है, लेकिन हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए डेफिनेट एंगल्स होते हैं, क्लीवेज एंगल्स। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ कि क्लीवेज एक खास प्लेन में होती है, इस तरह नहीं होगी कि जैसे ये, इस तरह क्लीवेज नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह ये पार्टिकल्स बीच में आ रहे हैं, तो ये खाली जगह बीच में सारी नहीं आ रही, बीच में पार्टिकल भी आ रहे हैं, सो इस तरह ब्रेकेज नहीं होगी, एक सीधी प्लेन में ब्रेकेज होती है। और दैट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट टॉपिक इज एनाइसोट्रॉपी। डियर स्टूडेंट्स, एनाइसोट्रॉपी क्या है? ये एक फिनोमिनन है, एक फिनोमिनन है जो कब होता है, जब किसी क्रिस्टलाइन कंपाउंड की प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए विद चेंजिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर हम बदल दें तो उस क्रिस्टलाइन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें भी बदलाव आ जाता है, उसमें भी तब्दीली आ जाती है, चेंज आ जाती है। इस फिनोमिनन को हम एनाइसोट्रॉपी कहते हैं, और इन ऐसी प्रॉपर्टीज को एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज बोला जाता है। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ये क्या चीज है, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपके पास ग्रेफाइट का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है आपके सामने। आप इसमें देख रहे हैं कि ग्रेफाइट कार्बन एटम्स का बना होता है, और ये इसी तरह ये लेयर बिल्कुल सीधी होती है, आगे भी बड़ी होती है, बिल्कुल बड़ी लेयर। इसके ऊपर दूसरी लेयर होती है कार्बन एटम्स की, इसके ऊपर तीसरी लेयर होती है, और हर कार्बन एटम ग्रेफाइट में 3 कार्बन एटम्स से कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। आप कोई भी एटम उठा लें में से, तो आप देखेंगे, सपोज इसको आप देखें तो 1, 2 और 3 कार्बन एटम से ये बॉन्डेड है। क्या आप कमेंट करेंगे कि कार्बन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दैट्स वेरी इजी। कार्बन के वैलेंस शेल में 4, शाबाश, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 तो हो गए बॉन्डेड, कोवलेंटली बॉन्डेड। एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम पर फ्री है। वो फ्री से मुराद है उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ कार्बन एटम। तो वो फिर इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। हर कार्बन एटम का जो एक एटम होता है वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है। डीलोकलाइज से मुराद है कि वो एक ही एटम पर नहीं रहता, बल्कि क्रिस्टल में मूव करता है। और मूव करने के लिए जगह उसके पास कौन सी है? 2 लेयर्स के दरमियान ये जो स्पेस है, यहाँ पर मूव करते हैं। इधर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये मूवमेंट की शो करता है कि इधर 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 मूव कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर वाली लेयर, दरमियानी लेयर के इधर इधर मूव कर सकते हैं। तो बिटवीन द लेयर्स इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। क्रॉस द लेयर्स मूव कम करते हैं, यानी इस लेयर के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएं, ये मूवमेंट बड़ी कम है। बिकॉज इस मूवमेंट में क्या होता है, बीच में बॉन्ड्स आ जाते हैं, और ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है इसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना मुश्किल होता है। तो इसलिए क्रॉस द लेयर मूव नहीं करते, बिटवीन द लेयर्स मूव करते हैं इजीली इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो लेयर्स हैं ग्रेफाइट की, इसके पैरेलल, पैरेलल मतलब इधर से और इधर से इसको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं, यानी वायर्स लगा के, तारें लगा के इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। सपोज इस तरफ हमने नेगेटिव बैटरी की टर्मिनल जोड़ दिया है, इधर हमने पॉजिटिव एनोड के साथ जोड़ दिया। क्या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन्स, और वो यहाँ से नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन आएंगे ग्रेफाइट के अंदर और ग्रेफाइट के बैटरी में जाएंगे। इस तरह ये
सर्कल चलना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बिटवीन द लेयर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या कहलाती है? करंट। इसका मतलब हम कहेंगे इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, बहाव है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, तो करंट इसका मतलब इसमें से जा रहा है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। अगर हम कैसे कनेक्ट करें? पैरेलल टू द लेयर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम उलट कनेक्ट करते हैं, डायरेक्शन बदल देते हैं कनेक्शन की, हम परपेंडिकुलर टू द लेयर्स कनेक्ट करते हैं। जैसे अब ये लेयर है सारी, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ऊपर को नेगेटिव साइड से जोड़ दो, निचले को पॉजिटिव साइड से जोड़ दो। स्टूडेंट्स, ऊपर बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्या वो इजीली फ्लो कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज अब बीच में मूव नहीं करते इजीली, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बीच में ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर फ्लो करेंगे भी तो बहुत कम फ्लो करेंगे, क्योंकि रास्ते में रुकावट ही बड़ी है। सो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्रॉस द लेयर्स बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। तो क्या होगा? फ्लो नहीं हो रहा। अगर फ्लो नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब करंट नहीं बह रहा, करंट नहीं बह रहा तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अच्छा नहीं है। अगर हम परपेंडिकुलर टू लेयर, तो आपने देखा कि जस्ट हमने डायरेक्शन बदली तो प्रॉपर्टी भी चेंज, एक डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अच्छा, और दूसरी डायरेक्शन में वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, करंट की डेफिनेशन याद रखें, करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड करंट। और ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते होंगे, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती है। और जिसमें नहीं कर सकते वो इलेक्ट्रिकल, ये एक प्रिंसिपल, ये एक असूल आपने याद रखना। सिमेट्री, थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। सिमेट्री डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब हम किसी क्रिस्टल को उसके सेंटर से एक एक्सिस यानी एक लाइन गुजारें इमेजिनरी, उस क्रिस्टल के सेंटर से, ये समझ लें क्रिस्टल है, इसके सेंटर से ही हमने लाइन गुजारी, इसको हम कह देते हैं एक्सिस। अगर हम एक्सिस को पकड़ के क्रिस्टल को रोटेट करना शुरू कर दें, घुमाना शुरू कर दें, तो इससे क्या होता है कि क्रिस्टल की, क्योंकि चारों साइडें एक जैसी होंगी, इसलिए एक साइड जो हमारे सामने है, जब हम उसको रोटेट करेंगे, जो दूसरी साइड हमारे सामने आएगी वो भी पहली जैसी होगी। और हम दूसरी को आगे को रोटेट करेंगे तो जो तीसरी हमारी आंखों के सामने आएगी, ठीक है, वो भी पहली और दूसरी जैसी होगी, इस तरह चौथी भी। तो ये साइड, साइड किसको कहते हैं याद रखें, क्रिस्टल के अंदर तीन या तीन से ज्यादा कॉर्नर्स को मिलाएं तो उसको साइड या फेस कहते हैं। जैसे इस क्रिस्टल में ये चार कॉर्नर्स हैं, इनको हम मिलाएं तो ये एक फेस बनती है। आप अपने रूम में भी कह सकते हैं कि जो वॉल्स हैं चारों वो फेसेस हैं, और जो फ्लोर और जो रूफ है, छत, वो भी फेस है। तो टोटल एक कमरे की 6 फेसेस हैं। अगर आपका रूम क्यूबिक है, क्यूबिक मींस इसकी तीनों जो लेंथ, विड्थ और हाइट वो इक्वल है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो फिर वो क्यूबिक है। तो इसको इमेजिन करते हुए आप जरा करें कि अगर इसके सेंटर पे एक लाइन गुजार रही हो कमरे के, और कमरे को रोटेट किया जाए, एक साइड पे आप खड़े हुए हैं और कमरे को घुमाया जाए, तो बार बार वही दीवारें, आप उसी, पहली जैसी दीवार दूसरी होगी, दूसरी जैसी तीसरी होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिमेट्री। अच्छा, फेसिस
हो गया। एजिस भी होते हैं। एजिस किसको कहते हैं? दो पॉइंट्स को, दो पॉइंट्स, ये पॉइंट कौन होते हैं? पार्टिकल्स, यानी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल। दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज। ये भी एज है, ये भी एज है, ठीक है। तो एजिस का भी रिपीट होना, जैसी लेंथ इस एज की है वैसी ही लेंथ इस एज की है, वैसी ही लेंथ इस एज की है। तो जब आप रोटेट कर रहे होंगे तो आप गौर करेंगे कि एजिस भी वही एजिस बार बार आंखों के सामने आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज है एंगल। एंगल डियर स्टूडेंट्स दो एजिस के दरमियान बनता है। यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल। ठीक, एंगल दो एजिस के दरमियान भी बोल दिया जाता है, या एंगल दो फेसिस के दरमियान भी बोल दिया जाता है, एक ही बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके रूम में दीवार और फर्श के दरमियान वाला एंगल अमूमन 90 होते हैं। या दो दीवारों के दरमियान एंगल, एक दीवार जहां पर एंड हो रही है उसके साथ ही दूसरी दीवार शुरू हो रही है, तो वो भी एक एंगल है। इस तरह छत का चारों दीवारों के साथ एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल्स होते हैं। एंगल वही, अगर आप क्रिस्टल रोटेट करते हो तो एंगल्स भी वही बार बार सामने आते हैं। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स हो, एजेस हो या फेसेस हो, जब आप किसी क्रिस्टल को 360 डिग्री घुमाओ, 360 डिग्री का मतलब है पूरा चक्कर दो, बोला जाता है। डियर स्टूडेंट सिमेट्री ना सिर्फ एक्सिस के अराउंड आती है, प्लेन के अराउंड भी आती है। ये आप समझ लें कि पूरी क्रिस्टल के सेंटर में एक सरफेस है, एक प्लेन है। इसके ऊपर आप देखें तो भी वैसी ही शेप है, और इसके नीचे देखें तो भी वैसी ही शेप है। तो इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि जब किसी सरफेस से कोई प्लेन ऐसी गुजारी जाए कि उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट जैसा ही हो, उसका मिरर इमेज हो, इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें प्लेन ऑफ सिमेट्री रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हमारी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हमारे सेंटर से ऐसे प्लेन इमेजिनरी सोचें गुजारी जाए, माथे से शुरू होके नाक से, फिर होंठों से नीचे ठोड़ी पे, फिर तो ये वाला पार्ट एक पार्ट दूसरे पार्ट जैसा होगा। ये अल्लाह ताला ने हमें सिमेट्रिक बनाया है, सिमेट्री रखी हुई। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं कि अगर एक आपके पास यूं समझ लें कि के बिल्कुल सेंटर पे हवा में अगर चारों तरफ कॉर्नर्स एक जितनी फासले पर हों, कॉर्नर्स तो टोटल 8 बनेंगे, आठों के आठों कॉर्नर्स अगर एक जितने फासले पर हों, तो इसे कहते हैं कि ये कौन सी सिमेट्री है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। आठों के आठों कॉर्नर्स सेंटर से एक जितने फासले पर हों, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो तीन तरह की इसका मतलब सिमेट्रीज होती हैं, थ्री एलिमेंट्स सिमेट्री होती है: सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड ऑफ सिमेट्री। लो जी, आगे बढ़ते हैं। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल से पहले मैं आपको बता दूं, आइसोट्रॉपिक, एक एनाइसोट्रॉपिक होता है और एक आइसोट्रॉपिक होता है। ये स्टूडेंट्स एनाइसोट्रॉपिक का उलट है आइसोट्रॉपिक। ये क्या प्रॉपर्टी होगी कि जब किसी भी
ऑब्जेक्ट की, किसी सॉलिड की प्रॉपर्टी डायरेक्शन चेंज होने से चेंज ना हो, तो दिस इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, और इस फिनोमिनन को आइसोट्रॉपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आप आयरन का एक पीस लेते हैं, और वो पीस में आप उसको कनेक्ट करते हो पहले हॉरिजेंटली, यानी सपोज लोहे का एक कील है आपके पास, उसको हॉरिजेंटली कनेक्ट करो, फिर परपेंडिकुलर से कनेक्ट करो, तो दोनों तरफ से ही वो करंट फ्लो करेगा उसमें से। तो डायरेक्शन बदलने से उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो चेंज नहीं होगी। लोहे का आप कोई पीस ले लें, उसको जिधर से मर्जी तारों को कनेक्ट करें, उसमें से करंट फ्लो करेगा ही करेगा। सो सो आयरन जो है वो, उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी है, दैट इज आइसोट्रॉपिक, वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कहते हैं एक्चुअली शेप ऑफ अ क्रिस्टल को। मैंने बड़ी ही सिंपल सी बात लिखी हुई है जो आपने याद रखनी है, कि शेप ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड है, तो इसकी जो क्रिस्टलाइन शेप आती है, जो फॉर्म आती है, वो क्यूबिक होती है। तो हम क्यूबिक को कहेंगे दिस इज हैबिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। हाँ, अगर आप जब क्रिस्टल बना रहे हैं, तो क्रिस्टल बनाने की कंडीशंस को अगर आप बदल दो, तो फिर हैबिट बदल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, उसका पानी में सॉल्यूशन में, उसमें आप 10% यूरिया ऐड कर दो, बाकी 90% NaCl है, 10% यूरिया डाल दिया, तो यूरिया डालने के बाद उसमें मिक्स हो गया यूरिया, फिर उसकी क्रिस्टल बनाए। क्रिस्टल कैसे बनती है? आप जो गरम गरम सॉल्यूशन जो हमने बनाया होता है, सॉल्यूशन ये हीट करके हम बनाते हैं, और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, तो क्या होगा कि उसके अंदर ही, सॉल्यूशन के अंदर ही, जब वो कूल डाउन होगा तो क्रिस्टल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो वो क्रिस्टल्स फिर शेप में आएंगी, मोनोक्लिनिक फॉर्म में, इसको नीडल लाइक भी कहते हैं। तो आपने देखा कि अगर प्योर NaCl हो तो उसकी होती है क्यूबिक। अगर उसकी कंडीशन आप बदल दो, उसको प्योर की बजाय इम्प्योर कर दो, 10% यूरिया ऐड कर दो, उसकी हैबिट भी चेंज हो जाती है, वो जाती है मोनोक्लिनिक, जिसे नीडल लाइक भी कहा जाता है। आइसोमॉर्फिज्म, these students, iso mean same, and morph या फॉर्म, याद रखें। आइसो मीन सेम एंड मॉर्फ मीन फॉर्म, ये शेप। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा फिनोमिनन, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस की शेप्स से क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम हो, इसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंड KNO3, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट, दोनों फॉर्म रोम्बोहिड्रल है। ये फॉर्म्स किस तरह की होती हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। आप इनमें गौर करें तो इनका फार्मूला आप देखें, एटम्स की रेशो बनती है सोडियम 1, नाइट्रोजन 1 और O3, यानी 1 1 3, 1 1 3। KNO3 में भी वही रेशो आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्चुअली जो
क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो डिपेंड करती है एटॉमिक रेशो पे, ना कि एटम की नेचर पे। चाहे एटम सोडियम हो नाइट्रेट के साथ लगाओ, चाहे पोटाशियम नाइट्रेट के साथ लगाओ, इस पे एटम की नेचर पे डिपेंड नहीं, चाहे सोडियम हो चाहे पोटाशियम, शेप वही होगी रोम्बोहेड्रल, क्योंकि जो रेशो है वो सेम है। सिमिलरली K2SO4 में रेशो क्या बनेगी, K2 है तो S1 है 1O4 है, तो 214, इधर फिर K2CrO4, इसमें भी 214, ये रेशो बनी। और दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, इधर S है और इधर Cr है, तो इस एटम जो भी हो लेकिन रेशो सेम है, तो हम कहते हैं कि इसकी शेप भी सेम है, दोनों की क्रिस्टलाइन फॉर्म आर्थोरोम्बिक है। इस तरह जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट, इसकी 114 बनेगी। जिंक एक है, इसको दो ना समझना, Zn एक है, एक S भी एक है और O4 है। इस तरह Ni एक है, S एक है और O4 है, 114। इनकी शेप भी आर्थोरोम्बिक है। ये ये डू का मतलब है ऊपर वाली आर्थोरोम्बिक। ये स्टूडेंट्स, इसमें ये भी ख्याल रखो कि जरूरी नहीं कि इसी रेशो की शेप ही होगी और कोई हो नहीं सकती, या इसी रेशो की शेप ऑर्थोरोम्बिक है और कोई नहीं हो सकती, तो शेप जो है वो चेंज भी हो सकती है। तो ये जो बात हम कहते हैं ना एटॉमिक रेशो का क्रिस्टलन फॉर्म से ताल्लुक है, वो हम इस रेफरेंस में सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि दो क्रिस्टलाइन कंपाउंड है या तीन है या चार है, अगर उनकी एटॉमिक रेशो सेम हुई तो क्रिस्टलन फॉर्म भी सेम होगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि क्रिस्टल फॉर्म सिर्फ इसी एटॉमिक रेशो के लिए फिक्स हो गई है, कोई और एटॉमिक रेशो ये फॉर्म नहीं ला सकता, ऐसा नहीं। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमॉर्फ्स। ठीक है, आइसोमॉर्फ्स ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स होते हैं, और वो जो शेप है वो कहलाती है, ये वाली शेप, ये फॉर्म, ये कहलाएगी आइसोमॉर्फिक फॉर्म। इसके साथ IC लगा दें, आइसोमॉर्फिक। बाकी दूसरी भी एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद से देख सकते हैं। इसमें आयंस की शेप की बात की गई है, आयन और कार्बोनेट आयन, दोनों की शेप ट्राइगोनल प्लेनर है। ये मैंने डायग्राम भी कॉपी की हुई है। ये स्टूडेंट्स, इसमें जिसको लीवर स्ट्रक्चर पे ड्रॉ करने पे उबूर हासिल है वो इसमें गलती नहीं करेगा। और लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए आपने सेंट्रल एटम को देखना होता है, वो कौन है, उसको सेंटर पे रखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखना होता है कितने हैं, और कोशिश करनी होती है ऑक्टेट पूरे करें तमाम एटम्स के, सेंट्रल के भी और बाकियों के भी। बाज दफा ऑक्टेट पूरा नहीं भी होता और बाज दफा होता है। और ये भी ख्याल रखें कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, कौन से सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, पर्टिकुलरली बोरोन से आगे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनके वैलेंस सेल में एट एट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आप रख सकते, बिकॉज इनका वैलेंस शेल सेकंड होता है, और सेकंड में 8 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो ये ख्याल रखें आप लोगों ने लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रेट का आपको बताता हूँ। नाइट्रेट में N है सेंटर पे, N वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इधर O के साथ शिफ्ट हो गए, O 6 होते हैं, O ने अपने दो दो N ने दिए, तो डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, इस तरह ये जो O है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
4 इलेक्ट्रॉन ये और 4 जो यहाँ शेयर्ड है, 8 पूरे हो गए। अच्छा, इस n को अब हम देखें, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक O से शेयर किया हुआ है, O के एक इलेक्ट्रॉन से, तो तीन, यानी n के 3 इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए, बॉन्डेड हो गए। इस O का ऑक्टेट तो पूरा नहीं होगा इस तरह, बिकॉज O के वैलेंस सेल 6 होते हैं, तो 2 और 2 4, 1 इधर यूज हो गया, 5 और 1 और इसके पास होना चाहिए, 6 होंगे। तो एक्चुअली इसने क्या किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। कहाँ से किया हुआ है? अगर ये सोडियम से अटैच है आयन, तो उसने सोडियम से गेन किया हुआ है, ठीक है। इसलिए O के वैलेंस सेल में, डियर स्टूडेंट, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आपको ये बात कैसे पता चलेगी? इसी तरह ये ख्याल करके कि नाइट्रेट के ऊपर चार्ज -1 है, तो O ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया हो। सो O के पास 7 थे, तो 7 में से जो 7वां है वो इधर शेयर हुआ है। अब देखें O का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 और 2 8। N की फिक्र करें, N के इधर 4 है और 2 इधर हो गए 6। अब N के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो शेयर ना भी करे तो गुजारा हो जाता है, ठीक है। आपने नाइट्राइट आयन सुना होगा, NO2 नेगेटिव, तो उसमें नाइट्रोजन अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो शेयर नहीं करता, अमोनिया में भी नहीं करता, लेकिन वो लोन पेयर होता है, वो ये कर भी सकता है। और वो करेगा फिर किस तरह? म्यूचुअल शेयरिंग से नहीं करेगा, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एन यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे का पूरा शेयर करवाता है ओ के साथ। देखो ओ के 6 वैसे ही पड़े हुए हैं, देखें, ठीक है, ओ के 6 वैसे ही पड़े हुए हैं, एन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर करवा दी। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर नाइट्रेट का बनता है। इसमें आप देखें तो एन के ऊपर और कोई इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद नहीं रहा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो इधर डबल बन गया, इधर सिंगल बॉन्ड्स बन गए। वेस्पर थ्योरी, ये तीनों बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे ताकि रिपल्शन कम से कम हो, तो फिर शेप क्या बनेगी? ट्रायगोनल प्लेनर शेप बनेगी, जिसे ट्रायंगुलर प्लेनर भी कहते हैं। तो कीप सेंट्रल एटम पर कोई और लोन पेयर नहीं है, और डबल बॉन्ड बिहेव्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज द शेप ऑफ नाइट्रेट। आपने मुझे यहाँ एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था। हाँ, आपने मुझे बताना है कि यहाँ एन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ओ के दोनों इलेक्ट्रॉन से शेयर क्यों नहीं कर सकता? तो इस बात का मुझे जवाब देना है कि एन के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, ठीक है, 2 इधर यूज हो गए, एक इधर, अभी 2 और थे, तो इस एन इस ओ के साथ डबल बॉन्ड बना ले, क्या फर्क पड़ता है? इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो काफी है, 6 है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा की जरूरत है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये आप नाइट्रेट की तरह ही कार्बोनेट का गौर करना है आपने, लीवर स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, ये शेप ट्राइगोनल प्लेनर क्यों है, और इसी तरह सल्फेट और क्रोमेट, इनकी जो शेप्स हैं वो टेट्राहेड्रल हैं, दोनों की दोनों की शेप्स टेट्राहेड्रल हैं। तो इनके लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, और फिर देखना है कि टेट्राहेड्रल शेप क्यों आ रही है, और कोई प्रॉब्लम हो तो हम उससे पूछ सकते हैं बाद में, व्हाट्सएप कर लें या अगले लेक्चर में पूछ लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोलीमॉर्फिज्म। पोली मीन्स मैनी और मॉर्फ मीन फॉर्म, शेप। तो एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें एक ही कंपाउंड की एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म हो,
ये आइसोमॉर्फिज्म का ओवल है। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं पोलीमॉर्फिज्म, और उस सब्सटेंस को हम कहते हैं पोलीमॉर्फिक, और ये जो शेप्स हैं ये कहलाती हैं, जो जो शेप होंगी पोलीमॉर्फ्स कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास एक कंपाउंड है, इसकी दो शेप्स होती हैं, रोम्बोहेड्रल, आर्थोरोम्बिक। तो इस फिनोमिनन को हम कहेंगे पोलीमॉर्फिज्म। इस कंपाउंड ये पोलीमॉर्फिक है, पोलीमॉर्फिक। और ये जो शेप्स हैं ये पोलीमॉर्फ्स हैं। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट की और पॉलीमॉर्फिज्म में थोड़ा सा फर्क है। पॉलीमॉर्फिज्म में हम कंपाउंड की बात करते हैं और एलओपी में सिर्फ एलिमेंट की बात करते हैं, बाकी सारा कुछ सेम है। कि जब एक एलिमेंट की एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, इस फिनोमिनन को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है। और ये जो फॉर्म्स होती हैं इनको एलोट्रॉप्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट को आप एलोट्रोपिक एलिमेंट बोल सकते हैं। जैसे सर की जो है ये जरूर आपको आनी चाहिए। बाकी जो टेबल में ऊपर दी गई हैं शेप्स, कोशिश करें उनको भी रट्टा लगाएं, नहीं तो एलिमेंट वाली तो मस्ट आनी चाहिए। सल्फर की रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, कार्बन की क्यूबिक और हेक्सागोनल। क्यूबिक जब ये डायमंड शेप में होता है, हेक्सागोनल जब ये ग्रेफाइट व्हाइट टिन, क्यूबिक फॉर्म में और टेट्रागोनल फॉर्म। ट्रांजिशन टेम्परेचर, नाम पे गौर करें, ट्रांजिशन, मुंतकिली, चेंज, तब्दीली। तो द टेम्परेचर, ये जो डायग्राम है ये थोड़ी क्लियर नहीं है, तो आप बुक्स से देख लेना कि वो टेम्परेचर जिस पर एक सब्सटेंस की दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म पाई जाए एट अ टाइम, और दोनों का आपस में इक्विलिब्रियम हो। जैसे 13.2 डिग्री पे ग्रे टिन और व्हाइट टिन दोनों पाई जाती हैं। 13.2 पे इक्विलिब्रियम में। देखिए इक्विलिब्रियम में कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा दोनों इक्वल होंगी कि 50% वो होगी 50% वो होगी, ये नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे में चेंज हो रही हैं, लेकिन जितने मॉलिक्यूल फॉर्म में चेंज हो रहे हैं उतने ही से ग्रे टिन में चेंज हो रहे हैं। लिहाजा दोनों स्टेट्स की जितनी जितनी भी मिकदार है वो चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है। इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सल्फर की 95.5 टेम्परेचर होता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ये सल्फर S8, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा गया है। ट्रांजिशन टेम्परेचर से बिलो और अबव एक ही फॉर्म पाई जाएगी। ठीक। लेकिन ट्रांजिशन टेम्परेचर पर दोनों फॉर्म्स पाई जाती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में ये है कि ये हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। इसकी वजह क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रोम्बिक सल्फर था रूम टेम्परेचर पे, हम इसको हीट करना शुरू हो गए। जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 95 आ गया तो रोम्बिक जो है वो क्लिनिक में उसका कुछ पोर्शन चेंज हो गया, और दोनों जो फॉर्म्स हैं उनका इक्विलिब्रियम आ गया 95.5। रोम्बिक का कुछ हिस्सा मोनोक्लिनिक में चेंज हो गया। जैसे 0 डिग्री पे
ये फिजिकल स्टेट की बात मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर। फिजिकल स्टेट जैसे 0 डिग्री पे अगर आप वाटर रूम टेम्परेचर पर था, उसको कूल डाउन आपने किया, ठंडा होते होते जब 0 पर आया तो वाटर का कुछ पार्ट जो है वो आइस में चेंज हो जाता है और दोनों में इक्विलिब्रियम मौजूद होता है। इसी तरह की फॉर्म मोनोक्लिनिक में चेंज होना शुरू हो जाती है 95 पे। इसलिए डियर स्टूडेंट इसका नाम है ट्रांजिशन, मुंतकिली, चेंज, तब्दीली टेम्परेचर। ठीक है, और 95 पे दोनों का इक्विलिब्रियम है। जैसे ही आप 95 से मजीद हीट करेंगे तो अब रोम्बिक खत्म हो जाएगी, मोनोक्लिनिक फॉर्म रह जाएगी 95.5 से। फिर मोनोक्लिनिक फॉर्म रहेगी, लेकिन है तो सही ना, सॉलिड फॉर्म तो है ना, यानी फॉर्म चेंज हुई है लेकिन है तो अभी भी सॉलिड, मेल्ट तो नहीं ना हुआ। तो आप मजीद हीट करेंगे तो फिर आगे कहीं जाके हाई टेम्परेचर पर जाके ये मेल्ट होगा, फिर जाके इसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर पीछे होता है हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से, बिकॉज ट्रांजिशन टेम्परेचर में अगर एक क्रिस्टल फॉर्म जो है वो चेंज होकर दूसरी में आ रही है तो सॉलिड स्टेट ही ना, मेल्ट तो नहीं ना होता इस पे ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये आपकी टोटल प्रॉपर्टीज थी। बाकी जो ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यूज हैं ये आपने ज़रूर रट्टा लगानी है, याद करनी है फर्स्ट ईयर की।